राष्ट्र सिर्फ इस तरीके से नहीं है कि कुछ खास ही लोगों ने राष्ट्र बनाया। इस राष्ट्र को बनाने में बहुत सारे लोगों का खून शामिल है और उनको वो तवज्जो नहीं मिली, उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसका कि वो हकदार थे। कोई अगर बस में आपकी पॉकेट मार ले तो आपको पकड़ में आ जाता है, लेकिन जो इन विश्वविद्यालयों में बैठ करके जो पॉकेट मारी कर रहे हैं, हमारे हकमारी कर रहे हैं, हमारे इतिहास के साथ जो छेड़खानी करने की कोशिश होती है, इनकी बेईमानियां जल्दी से पकड़ में नहीं आती। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि हर समाज के अपने हिस्टोरियन होने चाहिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वही उनकी कहानी कह पाएंगे, अन्यथा होगा ये कि आपकी कहानी कोई दूसरा कहने के लिए नहीं आएगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो नारे हम लोग लगाते हैं, उन नारों में आपने महसूस किया होगा कि वो नारों में हमारे नायक कहीं पर नहीं है और ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पुरखों ने कभी कुछ किया ही नहीं। ये काम इतिहासकारों को करना था, लेकिन इतिहासकार यहाँ बेईमानी कर जाते हैं और इसी बेईमानी को हम लोग सबके सामने ला रहे हैं कि हम उन सबके हाथ में कलम देना चाह रहे हैं जिनको कि अभी तक कलम से महरूम रखा गया और जिसका जिक्र सिर्फ या तो सरकारी योजनाओं में मिलता है या जनगणना के रजिस्टर में मिलता है। उससे बाहर निकाल करके इन विश्वविद्यालयों की चार दीवारी के भीतर ले जाना चाहते हैं। इतिहास को हम नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक नहीं की गई थी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एकेडमी में ST SC OBC की भागीदारी की लगातार बात तो होती रहती है, लेकिन उनके असली इतिहास पर कभी कोई चर्चा नहीं करता। सोचिए किस तरीके से लगातार इतिहास को दबा दिया जाता है और इतिहास को मैनिपुलेट कर कर पढ़ाया लिखाया भी जाता है। लेकिन मेरे साथ आज एक खास मेहमान है, डॉक्टर जितेंद्र मीना। आज उन्हीं से जानेंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, राष्ट्रीय निर्माण में आदिवासी। किताब को लिखने का मोटिव क्या है, उन्हीं से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि अमृतकाल नहीं, असल में ये कलम युग चल रहा है, कलम का युग चल रहा है और ST SC OBC को कलम से दूर रखने के लिए तमाम साजिशें और षड्यंत्र लगातार जारी हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, और नेशनल दस्तक का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बोलने का और बात रखने का मौका दिया। जी। आपकी पुस्तक एक अभी आई है सर, जिसका कवर पेज पे आपने टाइटल दिया है राष्ट्रीय निर्माण में आदिवासी। इसको लिखने का क्या मोटिव था? देखिए, एक चीज़ निधि, आप और हम जब स्कूल के दिनों से अगर बात करें तो स्कूल को ले लीजिए या कॉलेज को ले लीजिए, हमने जितनी भी इतिहास की किताब पढ़ी, जितनी भी समाजशास्त्र की किताबें पढ़ी हैं या राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई जब किताबें पढ़ते आ रहे हैं, या 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो नारे हम लोग लगाते हैं, उन नारों में आपने महसूस किया होगा कि वो नारों में हमारे नायक कहीं पर नहीं है और ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पुरखों ने कभी कुछ किया ही नहीं। चाहे वो दलितों के पुरखे हों, मतलब एक तरीके से हम सबके जो पुरखे, साझे पुरखे, उनका कहीं भूमिका नहीं दिखती है और ये चीज़ लगातार फील हो रही थी। लेकिन लगभग मैं देख रहा था कि जब मैं अपनी PhD के दौरान अपना काम जब मैं कर रहा था तो कुछ किताबें मैंने पब्लिक डोमेन में देखी थी जो बहुत पॉपुलर रही और ख़ास करके एलीट क्लास में वो किताबें प्रचलित में रही, जिसमें रामचंद्र गुहा की एक मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया थी, सुनील खिलनानी की एक इनकारनेशन के नाम से एक किताब आई थी। मैं आपको बताऊं, इनकारनेशन में लगभग 50 नायकों के नाम थे जिन्हें माना गया कि ये वो लोग थे जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा किसी भी दलित तबके से किसी नायक को जगह नहीं मिली, कोई आदिवासी को उसमें जगह नहीं मिली और न ही कोई बहुजन तबके से कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद था। इसी तरीके से मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा और कोई दूसरा दलित जो है नायक वहां पे नहीं था। और आदिवासियों में वहां पर एक का जिक्र आता है और वो है बैरियल एल्विन का, जो कि आदिवासी नहीं थे और वो व्यक्ति एक यूरोपियन व्यक्ति था जो औपनिवेशिक दौर में यहाँ आदिवासियों के बीच में काम कर रहा था, लेकिन उसे आदिवासी प्रतिनिधि के तौर पर किताब में जगह दी गई। जबकि अगर हम लोग देखें, अगर ठीक से इतिहास को खंगालने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर से लेकर आजादी तक लगभग 150 से ज्यादा आदिवासियों के विद्रोह हुए पूरे देश भर में, लेकिन हमें किसी के बारे में जानकारी नहीं है। और इसीलिए उस सवाल का जवाब देने के लिए कि भाई हमारे पुरखों ने इस देश को बनाने में, इस राष्ट्र को बनाने में जो भूमिका अदा की है, हमें उसको सबके सामने लाना होगा। अन्यथा होगा यही कि जो परिपाटी चली आ रही, जो परंपरा चली आ रही है, वो चलती रहेगी। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि हर समाज के अपने हिस्टोरियन होने चाहिए
वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वही उनकी कहानी कह पाएंगे। अन्यथा होगा ये कि आपकी कहानी कोई दूसरा कहने के लिए नहीं आएगा, और अगर वो कहेगा भी तो वो उस हिसाब से कहेगा जो उसके लिए फायदेमंद हो। वो न तो आपके समाज के लिए फायदेमंद है, न वो सही मायनों में इतिहास है। वो अपने फायदे से अपना काम करके ले जाते हैं, उस पर बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स उठाते हैं, बड़ा अपना नाम बनाते हैं, लेकिन उसका फायदा अपने समाज को नहीं मिल पाता। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ये किताब मैंने लिखी थी। मतलब कि आप अब धारा को उल्टा बहाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिनको देश के प्रधानमंत्री तमाम लोग जो हैं प्रचलन भाषा में वनवासी कहते हैं, उनके हाथ में कलम और किताब आ जाए। देखिए, एक चीज ये हम सबको बखूबी जानते और ये बात को मानते हैं, लेकिन बस पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते कि इस देश में जो मानव सभ्यता की शुरुआत है वो आदिवासियों ने की थी। ये देश आदिवासियों से शुरू होता है, ये जमीन आदिवासियों की है जिस पर ये पूरा देश बना हुआ है। हुआ ये कि पिछले कुछ 150-200 सालों में इस परिपाटी को उलट दिया गया, तो हम वापस से उस चक्र को वापस लाकर रहे हैं कि भाई हमारी जो भूमिका रही है, हमारा जो इतिहास है, हम उसको लाकर के आ रहे हैं, और हम ये उल्टी डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे, हम सही डायरेक्शन में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे कमरों में, हमारे घरों में जो घड़ियां होती हैं वो इस तरीके से राइट तरफ से जो है घूमना शुरू करती हैं, लेकिन जो प्रकृति की घड़ी है, जो आदिवासी घड़ी है, वो हमेशा इस डायरेक्शन से घूमना शुरू करती है, जिस तरीके से सूर्य चक्र का लगाता है, जिस तरीके से पृथ्वी चक्र लगाती है। तो हम उस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, जो प्रकृति का डायरेक्शन है, जो समाज का बेसिक फ्लो है, हम उस दिशा में लेकर के जाना चाह रहे हैं। हम उन सब के हाथ में कलम देना चाह रहे हैं जिनको कि अभी तक कलम से महरूम रखा गया, जिनको एकदम से दूर कर दिया गया सिस्टम से, जिसको व्यवस्था से दूर कर दिया गया, जिसकी कोई बात नहीं होती है, जिसका जिक्र सिर्फ या तो सरकारी योजनाओं में मिलता है, या जनगणना के रजिस्टर में मिलता है, या मतदाता सूची में मिलता है। हम उसको इन तीनों जो सरकारी फाइलें हैं उससे बाहर निकाल करके इन विश्वविद्यालयों की चार दीवारी के भीतर ले जाना चाहते हैं। हम वहां ले जाना चाहते हैं जहां इनको हिस्सेदारी नहीं मिली, जहां इनकी बात को नहीं सुना गया, और वही हमारा प्रयास है। एक ये सामूहिक प्रयास है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि ये मेरा अकेले का प्रयास है, बिल्कुल नहीं। मुझे यहां तक पहुंचाने में मेरे समाज का, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट का, आप सब की वो ताकत थी, वो सामूहिक ताकत थी, और यहां तक पहुंचे, और इस काम को हम सब ने मिलकर के अंजाम दिया। तो हम धारा को सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। जी, आपने बताया कि समाज के लोगों ने आपको सहयोग दिया, लेकिन चुनौतियों पर बात करते हैं। तमाम तरीके की चुनौतियां, जब आप एक आर्टिकल भी लिखते हैं या किताब भी लिखते हैं, बहुत तरीके की सफरिंग आपको फेस करनी पड़ती है। आप धरातल पे देखें, पॉलिटिकल, आर्थिक, हर तरीके से आपने किन किन चुनौतियों को महसूस किया किताब लिखने के दौरान? देखिए, कई तरीके की चुनौतियां हैं, और खास करके आदिवासी इतिहास लेखन को जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो देखने को मिलती है वो ये है कि ज्यादातर जगहों पर आदिवासियों के बारे में या तो सही से अकाउंट नहीं किया गया, उनके बारे में ठीक से दर्ज नहीं किया गया, या दर्ज किया भी गया तो वो तोड़ मरोड़ के किया गया। जैसे अंग्रेजों की जो समझ है वो उनकी अपनी समझ थी, उसके बाद उस टैक्स के बेसिस पर जो दूसरे लोग थे जो गैर आदिवासी, उन्होंने अपनी एक समझ बनाई, और उसके बाद तीसरे जो पढ़ा उसने अपनी समझ बनाई। जैसे एक शब्द की मैं यात्रा बताता हूं, एक शब्द आता है टका, जैसे रुपया टका, उसको अंग्रेजों ने स्पेलिंग में लिखा TANK, टका, ठीक। अब जब उस टका को पढ़ा गया तो जब तीसरे व्यक्ति ने उसे पढ़ा तो उसमें, क्योंकि वो बहुवचन में था, एक से ज्यादा रुपया था, तो उसमें एस लग गया, तो वो टका से टंका और टंका से तनख्वाह हो गया। तो जबकि वो पूरी की पूरी शब्द यात्रा इस तरीके से, क्योंकि वो सारा कुछ गैर आदिवासी कर रहे हैं। जैसे एक आदिवासी नायक है जो मैंने अपनी किताब में जिक्र किया, उनका नाम है गुंडाधुर। पूरे प्रचलन में उनको गुंडाधुर जाना जाता है, अंग्रेजी अकाउंट्स में उनको गुंडाधुर के नाम से जिक्र किया, लोग आज उनको जो है गुंडाधुर के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका नाम गुंडाधुर है नहीं। गुंडा जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के गून से आया। गून जिसे कानूनी परिभाषा में कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा होता है, और वहां से गून से निकला गुंडा,
और उनका एक्चुअल नाम है गेंडू धुर्वे, तो उसको मिलाकर के गुंडाधुर कर दिया गया। तो ये एक्चुअली में एक बड़ी चुनौती रही आदिवासी नायकों के साथ कि हम उसको उसी तरीके से देखें जिस तरीके से चीजें हुई हैं। और दूसरी बात कि इतिहास में आदिवासियों के साथ एक जाति और हुई कि ज्यादातर हिस्सों में उनके बारे में दर्ज ही नहीं किया गया। जैसे जहां जहां देशी रियासतें थी वहां तो उनके बारे में कुछ मिलता ही नहीं है, उनके बारे में कभी कुछ नहीं लिखा गया। तो सोर्स जो जिसको हम लोग कहते हैं फैक्ट, उसकी एक कमी लगातार महसूस की जाती रही है। तीसरी पॉइंट और सबसे जरूरी कि आदिवासियों के भीतर जो इतिहास के संकलन की जो प्रक्रिया है वो ज्यादातर जो नॉलेज का संग्रहण है वो वाचिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन में हमें जैसे हमारी दादी से जैसे ट्रेडिशनल ज्ञान मिलता है किसी मेडिसिन का, किसी प्लांट के बारे में, तो हम अपनी दादी से सीखते हैं। उसके बारे में उन्होंने कहीं कागज में दर्ज नहीं किया, किसी किताब में उस नॉलेज के बारे में नहीं जिक्र किया। तो वो जो आदिवासियों में पूरी की पूरी जो ज्ञान परंपरा है वो वाचिक परंपरा है। और जो कॉलोनियल ईरा से जो हिस्ट्री लिखने की शुरुआत हुई उन्होंने सिर्फ तवज्जो दी जो कागज में है, जो किताब में दर्ज है उसी को ऑथेंटिक माना गया, लेकिन जो वाचिक परंपरा में था उसे ऑथेंटिक नहीं माना गया, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो वाचिक परंपरा के जो सोर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उन सबको कि किस तरीके से किसी समाज की जो सामूहिक स्मृति है, जो कलेक्टिव जो नॉलेज है, उस नॉलेज को भी हम लोगों ने एक्नॉलेज किया और तब जाकर के इतिहास को हम नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक नहीं की गई थी। तो ये मेन चुनौतियां थी जी। आज़ादी के 75 साल हो गए सर, क्या आपको लगता है कि एकेडमी लेवल पर या साहित्य लेवल पर जितना आदिवासियों को होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया ग्रोथ? मैं आपको बताऊं निधि, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री डिपार्टमेंट ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस पूरे को ओवरऑल ले भी लें तो आपको कहीं पर भी आदिवासियों के बारे में आधा या एक चैप्टर से ज्यादा पूरे सिलेबस में नहीं मिलेगा। अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कहीं पर एक चैप्टर से ज्यादा नहीं है उनका जिक्र, और वो अगर है भी तो जिन टेक्स्ट का उसमें रेफरेंस दिया है, जो किताबें उसमें शामिल है, वो सारी की सारी गैर आदिवासियों की किताबें हैं। तो वो आपको एक तो पहली बात तो पूरा जानकारी नहीं दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड है, और जो जानकारी मिल रही है वो उन लोगों से मिल रही है जो जिन्हें खुद को समझ नहीं है उस पूरी परंपरा की, जिसे खुद आदिवासी परंपरा की जानकारी नहीं। भाई देखिए, हमारा एक सिंपल सा एक है खुद जो समाज झेलता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, उसकी जो उसने जो फील किया उसे जब वो दर्ज करता है तो उसकी अपनी एक सेंटिटी होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक अपना एक तरीका है। एक दूसरा है अगर किसी महिला के बारे में कोई पुरुष लिख रहा है तो उसकी उस महिला से सहानुभूति हो सकती है, लेकिन जिस मर्म के साथ, जिस दर्द के साथ वो महिला अपनी कहानी बयां कर सकती है उस तरीके से वो नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए जब हम इतिहास की किताबें देखते हैं, सिलेबस में देखते हैं, एकेडमिया में देखते हैं, तो आदिवासी एकदम से नदारद है। और खास करके लेखन के मामले में, चाहे वो साहित्यिक लेखन हो, चाहे ऐतिहासिक लेखन हो, या और कोई समाजशास्त्रीय दृष्टि से कोई काम किया गया हो, वो एकदम से आपको नहीं मिलता है जी। और इसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है जी। आपकी जो पुस्तक है ये हमारे दर्शकों को अगर आप बताएंगे कि कैसे उपलब्ध होगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इतिहास के बारे में पता चल पाएगा? देखिए, मैं पहले पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये पुस्तक में मैंने 12 आदिवासी जो नायक हैं उन सब के बारे में जिक्र किया है। ये 12 आदिवासी नायक इस देश के 8 बड़े आदिवासी समूहों से आते हैं और लगभग 9 राज्यों में ये आदिवासियों की जो है लीडरशिप रही जहां इन्होंने आंदोलन चलाए। इसमें सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत की तिलका मांझी से, जो कि बिहार और झारखंड में 18वीं सदी के जो है एकदम उत्तरार्ध में जिन्होंने आंदोलन चलाया, और ये पहला व्यक्ति था इस देश में जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की शुरुआत की थी, तो जिसे हम आदि विद्रोही कह सकते हैं। और यही व्यक्ति था जिसने पहला जो इस देश का कलेक्टर था, भागलपुर के कलेक्टर थे, उनकी हत्या भी इन्होंने ही की थी। तो एक इतना बड़ा कैरेक्टर जिसे कभी दर्ज नहीं किया गया, उसे हमने अकाउंट में लाने का काम किया। इसी तरीके से हमने जो है मेघालय से तिरोत सिंह को,
उसके बाद में हमने राजस्थान में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक आंदोलन हुआ था 1850 से 60 के दशक में, उसमें भुवना मीणा, गोकुल मीणा को, फिर हमने रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये मध्य प्रदेश का जो पूरा का पूरा इलाका था वहां से, फिर बाबूराव शेड़मा के महाराष्ट्र के इलाके से, ये गौंड समाज से आते थे, शंकर शाह साहब भी गौंड समाज से थे, और ये राजा थे, और इन दोनों को 1857 में तोप से उड़ा दिया गया था। इस देश में 1857 की बहुत चर्चा है, लेकिन किसी राजा को तोप से उड़ाया गया हो और लेकिन उसकी चर्चा ही नहीं है। और ये दोनों राजाओं को तोप से उड़ाया गया, इन शंकर शाह के बेटे को भी उड़ाया गया था। इसी तरीके से इसके बाद टंट्या भील, जिसे 1888 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी जिसका टाइटल दिया गया था द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, 1888 में। उस रॉबिन हुड के बारे में हमने जो है इस पूरी कहानी को दर्ज किया। इसके साथ साथ हमने जो है रानी रोई पुलियानी, एक आदिवासी महारानी थी मिजोरम में, उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको हमने दर्ज किया। फिर बिरसा मुंडा, उसके साथ गुंडाधुर, गोंडू धोरबे, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का इलाका, जिन्होंने बस्तर रियासत में अंग्रेजी हुकूमत को खत्म कर दिया था 1910 में। फिर कोमरम भीम, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का इलाका, उनको हमने शामिल किया। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा। फिर हम आते हैं तो जो है कालीबाई भील, एक 13 साल की बच्ची जिन्होंने अपने स्कूल और अपने शिक्षक को बचाते हुए जो गोली से शहीद हो गई थी। उन सब इस तरीके से लगभग 12 आदिवासी आइकॉन्स को हमने शुरू किया। जयपाल मुंडा उसमें शामिल है, जो संविधान सभा के सदस्य थे और झारखंड पार्टी के निर्माता थे। तो इस तरीके से 12 आदिवासी आइकॉन्स को हमने इसमें जो है उनके योगदान को दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि राष्ट्र को बनाने में उन्होंने किस तरीके से अपनी कुर्बानियां दी। राष्ट्र सिर्फ इस तरीके से नहीं है कि कुछ खास ही लोगों ने राष्ट्र बनाया है, इस राष्ट्र को बनाने में बहुत सारे लोगों का खून शामिल है और उनको वो तवज्जो नहीं मिली, उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसका कि वो हकदार थे। तो उन तमाम पुरखों को हमने जो है इस किताब में जो है दर्ज किया है और ये किताब जो है अनबाउंड से आ रही है और इसको जो है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी के नाम से, और अभी ऑनलाइन अमेज़न पे ये उपलब्ध है और अगले 1-2 दिनों में जो है लोगों के बीच में पहुंचना शुरू हो जाएगी। जी आप एक आखिरी सवाल लेंगे सर, आपने जिस तरीके से पुस्तक लिखी, क्या आप मानते हैं कि इतिहास लिखने में भी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जैसे ही ST SC OBC की बात आती है, जैसे आदिवासियों की बात आती है, एक डिस्क्रिमिनेशन शब्द निकल कर भी आता है, जैसे आदिवासी आएगा वैसे ही भेदभाव भी आएगा। क्या उनके साहित्य को लिखने के साथ भी भेदभाव किया गया? बिल्कुल है। देखिए ऐसा है, हमारे समाज में बेईमानी वो समाज में भी है तो वो इतिहास लेखन में भी है। मैं आपको बताऊं, इतिहासकारों ने बहुत सारी बेईमानी की। जैसे 1857 को आजादी का पहला आंदोलन बताया, जबकि वो तिलका का आंदोलन है। पहला विद्रोही मंगल पांडे को दर्ज किया जाता है, जबकि वो तिलका मांझी है। इसी तरीके की बेईमानियां हैं, जिसमें हुआ क्या है कि आदिवासियों को या तो दर्ज ही नहीं किया गया और कहीं किया गया तो हाशिए पे दर्ज किया गया। दूसरी चीज, अक्सर एक और बेईमानी की, और वो बेईमानी ये थी कि अंग्रेजों के सारे आंदोलनों के दिखाने की कोशिश की ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे, जबकि जो देसी राजा महाराजा और सामंत थे उनको एकदम से क्लीन चिट दे दी गई। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि चंपारण का जो किसान आंदोलन था, उसमें गांधी जी ने जो है किसानों से आग्रह किया था कि वो करों का भुगतान न करें, वो बॉयकॉट करने का आदेश दिया, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 1917 में। लेकिन 1922 में गांधी जी सिरोही रियासत के जो आदिवासी भील किसान थे, उन्होंने जब इसी बात को लेकर के गांधी जी से प्रेरणा लेकर के जब उन्होंने कहा कि हम भी कर नहीं देंगे, तब गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी सिरोही के उन आदिवासी किसानों, भील किसानों के नाम पे, और उसमें उनसे कहा था कि नहीं, आपको टैक्स देना चाहिए। रीजन पता है क्यों? क्योंकि सिरोही के दीवान उस समय रमाकांत मालवीय जी थे, जो गोविंद जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र थे। क्योंकि जो सहयोगी साथी मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र की नौकरी खतरे में ना आ जाए, दीवानी, इसलिए उन्होंने वहां के किसानों के खिलाफ में जो है इस तरीके का वो दिया। और उसी बेईमानी को लगातार इतिहास में भी दर्ज जो है उससे भी छुपाने की कोशिश हुई। एक और चीज, आप एग्जाम्पल, हम जलियांवाला बाग के बारे में खूब जिक्र होता है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, लेकिन 1913 में जलियांवाला बाग से कम नहीं तो 5 से 10 गुना बड़ा नरसंहार जो है राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मानगढ़,
मानगढ़ में 1913 में 17 नवंबर को सिरोही, ईडर और उसके साथ साथ मेवाड़ और अंग्रेज बटालियंस, चारों बटालियंस ने भीलों के ऊपर जो है ओपन फायरिंग की थी, जिसमें 1500 से ज्यादा भील शहीद हुए थे। लेकिन जलियांवाला बाग के जो शहीदों को जो सम्मान मिला वो मानगढ़ के शहीदों को नहीं मिला। इसी तरीके से 1922 में लीलुड़ी, बड़ली, सिरोही में भी इसी तरीके का मसैकर हुआ था और इसी तरीके की बड़ी शहादतें हुई, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। ये काम इतिहासकारों को करना था, लेकिन इतिहासकार यहां बेईमानी कर जाते हैं और इसी बेईमानी को हम लोग सबके सामने ला रहे हैं कि हमारे साथ किस लेवल पर जाकर के अलग अलग स्तर पे। देखो, जो एकेडमिया के जो लोग हैं ना, वो खास करके जो इन विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं, ये जो बेईमानी करते हैं ये जल्दी से पकड़ में नहीं आती। कोई अगर बस में आपकी पॉकेट मार ले तो आपको पकड़ में आ जाता है, लेकिन जो इन विश्वविद्यालयों में बैठ करके जो पॉकेट मारी कर रहे हैं, हमारे हकमारी कर रहे हैं, हमारे इतिहास के साथ जो छेड़खानी करने की कोशिश होती है, इनकी बेईमानियां जल्दी से पकड़ में नहीं आती। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो उस बेईमानी को पकड़ भी रही है और अपना इतिहास दर्ज कर रही है, अपने समाज को आगे लेकर के आ रही है और अपनी जो हिस्सेदारी है उसको क्लेम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने किताब के बारे में विस्तार से बताया और आप उस एक नई शुरुआत की पहल कर रहे हैं, जो पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी, जिसको दबा दिया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों तक आपका मैसेज भी जाए। क्या कहेंगे आखिरी लाइन दर्शकों को? मैं सभी साथियों को ये कहूँगा कि साथियों, ये किताब हम सब की किताब है, क्योंकि अगर हम उस वैचारिकी में विश्वास करते हैं, जो बहुजन वैचारिकी जिसको आगे लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने जो साझे पुरखे हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे के पुरखों के बारे में नहीं जानेंगे, हम इस देश को बहुजन न तो देश बना पाएंगे, न इस सोसाइटी को जो है हम समानता पर आधारित, जो संविधान के जो मूल्यों पर आधारित समाज का सपना हमारे पुरखे देखते हैं, उस पर नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक बार इसे पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से हमारे पुरखों के साथ जो जाति हुई, आज के लोग भी उसी तरीके की जातियां कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम उन जातियों का भी उजागर करेंगे, उन बेईमानियों का भी पर्दाफाश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र मीणा। इन्होंने कम शब्दों में अपनी सारी बात कह दी। सोचिए, राष्ट्र के निर्माण में आदिवासी समाज का क्या क्या योगदान रहा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। शासक हमेशा अपने आप को अपनी वीर कहानियों के जरिए आपको इम्प्रेस करेगा, लेकिन वेदना तो वही बता सकता है जिसका शोषण हुआ है। तो इस किताब को आप अमेज़न पर जाकर खरीदिए, पढ़िए और अपने इतिहास से रूबरू होइए। और जिस तरीके से कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो आने वाले समय में अपना इतिहास भी नहीं बना सकता। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुजन समाज से, नेशनल दस्तक के दर्शकों से खासकर अपील है नेशनल दस्तक की कि आप इस किताब को घर घर तक पहुंचाइए और अपने इतिहास से वाकई में रूबरू होइए, क्योंकि कलम जिसके हाथ में रहेगी, इतिहास वही लिखेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।